हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। पिछली क्लास में हमने देखा था न्यूट्रिशन कैसे हुआ था और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में क्या क्या मैकेनिज्म था। आज की क्लास में हम डील करेंगे रेस्पिरेशन से, और इस रेस्पिरेशन जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में ही आपको दे दिया था और ये भी बताया था कि सारे ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने न्यूट्रिशन में देखा था, न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन हो रहा था वो किसी और मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा था। प्लांट्स में कुछ और हो रहा था, एनिमल्स में कुछ और हो रहा था। इन द सेम वे रेस्पिरेशन भी होगा। रेस्पिरेशन में भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करेंगे, कुछ ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेंगे। कुछ का मैकेनिज्म अलग होगा, कुछ का मैकेनिज्म अलग होगा। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म में क्या मैकेनिज्म होगा, क्या नहीं होगा, वो हम आज डील करेंगे। तो उसमें पिछली क्लास में हमने ग्लाइकोलाइसिस का एक इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें हमने बताया था आपको कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको हम पायरुवेट कहते हैं। वो क्या था? ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ कॉमन पाथवे। ये एक्सेप्शन नहीं होता है। हम आगे रेस्पिरेशन के कुछ मैकेनिज्म देखेंगे जो एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन मीन्स व्हाट? कि वो एनिमल में होगा तो प्लांट में नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगा तो प्लांट और एनिमल में नहीं होगा। बट ग्लाइकोलाइसिस it is found and it is a process which can be done or carried out by each and every organism, either it is microorganism, plant or animal। ठीक है, तो ये तो कॉमन पाथवे है जो सब में होगा। और होगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्मा में। साइटोप्लाज्मा प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ लिया है। इन 6th और 7th साइटोप्लाज्मा आपने पढ़ा है कि एक सेल होता है, सेल का जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक प्लांट और एनिमल सेल हम लेते हैं जिसमें ऑर्गेनेलिस इन्वॉल्व होते हैं ऐसा करके, और जो ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको ही हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा होगा? साइटोप्लाज्मा में हो रहा होगा। कौन सा ऑर्गेनिज्म में? इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कॉमन पाथवे विच इंक्लूड्स और इन्वॉल्व और कंसिस्ट of breaking down of 6 carbon molecule which is called glucose into 3 carbon molecule which is known as pyruvate। 3 carbon molecule। तो क्या था? ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है। रेस्पिरेशन जब भी होता है ये ग्लाइकोलाइसिस से ही स्टार्ट होता है और हर ऑर्गेनिज्म इस ग्लाइकोलाइसिस को कैरी करते हैं। और इस ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर नहीं करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है फिर भी वो रेस्पायर करते हैं। दैट इज़ वाई दिस फिनोमेना ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैरिड आउट आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को डिनोट नहीं किया है, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे वो क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, लेकिन जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे। और किसमें ये ग्लूकोज ब्रेक होगा? पायरुवेट में होगा। ठीक है, अब आगे हम ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो फिनोमेना होता है वो चेंज होने लगेगा। कैसे चेंज होगा? वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि इस ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सा पाथवे कैरी होगा। पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं वो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म, और एरोबिक रेस्पिरेशन दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो होगा क्या यहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस इट वाज अ कॉमन पाथवे जिसमें क्या हो रहा था कि जो ग्लूकोज था 6 कार्बन मॉलिक्यूल था वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा था और क्या दे रहा था हमें? पायरुवेट दे रहा था। ठीक है, ये था हमारा पहला जहाँ पे ये पायरुवेट मिला था। और some molecules of ATP was also released। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ATP भी रिलीज हुआ था। कितना हुआ था ये हम अगली क्लास में देखेंगे, हायर क्लासेस में 11th 12th और इन द ग्रेजुएशन एंड ऑल। लेकिन हमें यहाँ 10th में क्या याद रखना है कि ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बना रहा था एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ ATP वॉज रिलीज्ड। इसके बाद क्या हो रहा था? एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, कोई जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करेगा वो क्या कर रहा है? अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करेगा और अ सीरीज ऑफ रिएक्शन विल गो ऑन। कुछ रिएक्शंस होंगे जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ETC। ठीक है, ये रिएक्शन होगा। इट इज़ नॉट गिवन इन द 10th सिलेबस, इट इज़ फॉर हायर क्लासेस। बस हम बता रहे हैं आपको कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, और ये सीरीज़ के लास्ट में जो हमें मिलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। कितने ATP होते हैं? 36 to 38। हम यहाँ 36 to 38 क्यों कहा? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल ऑफ ATP डिफर्स फ्रॉम बुक टू बुक।
कुछ बुक्स में 36 मोल दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में 38 दिए हुए हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहा है कि 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहा है। ये होता क्या है कि कुछ फ्रैक्शन बनता है लास्ट में, जो रिएक्शन जो सीरीज़ होते हैं ना, हर एक रिएक्शन के सीरीज़ में एटीपी रिलीज़ होता रहता है। तो यहाँ पे जो एटीपी हम बता रहे हैं आपको 36 to 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ये लास्ट का रिजल्टेंट एटीपी है जो हमें लास्ट में पूरे रिएक्शन के लास्ट में मिल रहा है। तो वो क्या है, 36 to 38 मिल रहा है। एक्चुअली ये क्या होता है, इसके बीच में ही वो वैरी करता है, कुछ फ्रैक्शंस में आता है। तो इसलिए हम उसको एक होल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि या तो वो 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी दे रहा है या 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी दे रहा है। देयर इज नथिंग मोर टू कंफ्यूज्ड, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट आइदर यू विल राइट 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, बोथ विल बी राइट। सो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, जिसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे ग्लूकोज था C6H12O6 जो पायरुवेट बना रहा था, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज़ हो रहे थे। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोज भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही टूटेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस से पायरुवेट बना रहा था, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना रहा था। फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ रिएक्शंस होंगे और रिएक्शन के लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CO2 और H2O, जो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। CO2 जो हम एक्सपायर करते हैं, हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सपायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन से आता है। वाटर होता है जो फ्रॉम एनी मीन वी रिलीज आउट लाइक स्वेट्स एंड ऑल, ठीक है। और एटीपी जो होता है वो हमारा 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हमें एनर्जी मिलती है। इट इज़ अ करेंसी। द क्वेश्चन इज गिवन इन द बुक ओनली दैट व्हाट इज एटीपी। सिंपल डेफिनेशन में हम कहेंगे इट इज़ अ करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो एक एनर्जी का एक करेंसी होता है जिसको हम डिनोट करते हैं कि हाँ इतने एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और the organism which is carrying out that type of respiration is called anaerobic organism। तो हम एनारोबिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एनारोबिक में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर भी ग्लाइकोलिसिस तो हो ही रहा होगा, C6H12O6 टूट रहा होगा बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये पायरुवेट बना रहा होगा। Again in the absence of oxygen, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पर इथेनॉल, CO2 एंड वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। हाँ, गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है, जो एनर्जी है वो एटीपी में, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने बताया था, वैसे यहाँ पर भी वो एटीपी के ही फॉर्म में होगा। यहाँ पर भी एटीपी ही रिलीज होगा, लेकिन कितने एटीपी? ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, only 2 molecules of ATP. So you can see the difference between the molecule of ATP or the amount of energy which is released or which is derived by the cell in aerobic respiration और anaerobic respiration। aerobic respiration में कितना एनर्जी आ रहा था? aerobic में कितनी मॉलिक्यूल एनर्जी थी? 36 to 38 ATP आ रहा था। और anaerobic में क्या हो रहा था? 2 molecules। From these parameters, we can conclude that the amount of energy or the difference of amount of energy released is very great, or which is very vast। 36 to 38 molecule of energy or 2 molecules of ATP or energy, it is a great difference। क्यों ऐसा हो रहा है? एरोबिक में इतना एनर्जी आ रहा है, एनारोबिक में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको एक एंजाइम चाहिए होता है या उनको एक कैटलिस्ट चाहिए होता है जो उस रिएक्शन को बढ़ा सके, उस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। एरोबिक में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का प्रेजेंस था,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस की ही वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हो रहे थे, और जितने ज़्यादा वहाँ पे रिएक्शन हो रहे होंगे उतनी ही ज़्यादा हर एक रिएक्शन में एटीपी रिलीज़ हो रहा होगा, हर एक रिएक्शन में एटीपी रिलीज़ हो रहा होगा। तो हर एक रिएक्शन में जब एटीपी रिलीज़ हो रहा होगा तो रिजल्टेंट जो एटीपी आएगा वो तो क्लियर है कि वो बहुत ज़्यादा होगा। 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, इट इज़ जस्ट कह लो कि वो बहुत ही सिंपली अंडरस्टूड है कि रिएक्शन से जो एटीपी आ रहे हैं वो 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आ रहा है, एंड इट इज़ डन। बट ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, ये चाहेगा कि कोई भी एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप हो, उसमें रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बन जाए, बस बात खत्म। तो क्या होगा, एक ही रिएक्शन में इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अब जितना कम रिएक्शन होगा उतना ही कम एटीपी बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन हो रहे थे तो बहुत सारे एटीपी बना, यहाँ पे एक ही रिएक्शन में रिएक्शन खत्म, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ही है। और इसी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन में huge amount of energy is released, huge amount of energy is released. This was the difference between aerobic respiration or anaerobic respiration, and this was the mechanism or reaction of the anaerobic respiration. थर्ड हम बात करते हैं, अभी तक हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की। थर्ड हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड रेस्पिरेशन की पे डील करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसको हम कहते क्या हैं। ये जो फेनोमेना होता है या ये जो रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं इथेनोलिक पाथवे। A question always come in the board exams that describe ethanolic pathway or alcoholic pathway. वो पाथवे कुछ और नहीं होता है। Whatever reaction or whatever pathway is followed by the anaerobic respiratory organism or anaerobic respiration, that reaction is only called as ethanolic pathway or alcoholic pathway. Ethanolic pathway आए चाहे alcoholic pathway आए, हमें लिखना यही रिएक्शन है, हमें डिस्क्राइब यही करना है। और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, और ये टूट के कितने कार्बन मॉलिक्यूल हो गया है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। सो दिस इज द रिएक्शन और द पाथवे विच इज नोन एज इथेनोलिक पाथवे और एल्कोहलिक पाथवे, ये याद रखना है। थर्ड जो रेस्पिरेशन होता है हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज इट टेक्स प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस है, और ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। बट इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इनफ अमाउंट में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो सारे रिएक्शन पे नहीं होंगे जो रिएक्शन हो रहे थे। कहाँ हो रहे थे? एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या रिएक्शन हो रहा था? ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा था। पायरुवेट जो था वो फर्दर रिएक्शन या चेन में एंटर करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम जिसे कह रहे थे, उस रिएक्शन को फॉलो करता है। और कुछ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसके बाद हमें एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है। बट इस रिएक्शन क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उतने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ नहीं होगा। इस वजह से हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन पे नहीं कह सकते। तो हम उसे क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें भी सेम प्रोसेस हो रहा होगा। ग्लाइकोलाइसिस तो फर्स्ट प्रोसेस है, ये तो हो चुका होगा, पायरुवेट में बन गया होगा, ये पायरुवेट में टूट गया होगा। यहाँ पे हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसकी वजह से क्या करेगा? ऑक्सीजन इनफ नहीं है। अगर बहुत सारा ऑक्सीजन होता है या उतनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, जितनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की है उतना ऑक्सीजन प्रेजेंस होता, तो वो वही करता जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा था। मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्या रिलीज़ करता? 36 to 38 मॉलिक्यूल एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। लैक्टिक एसिड
प्लस CO2। ठीक है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीजन का प्रेजेंस है और नहीं भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नहीं है क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं हो रहा है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना चाहिए था, इसलिए हम उसे अलग नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और क्या रिलीज़ होता है, लैक्टिक एसिड और CO2। अब हम ये देखते हैं कि ये होता कहाँ पर है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्मा में हो रहा था। ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्मा के बाद जितने भी रिएक्शंस हो रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन में, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ साइटोप्लाज्मा में होगा, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में होगा। एंड फर्दर रिएक्शन जो आगे का पाथवे था जहाँ पर ATP बन रहा था, वो रिएक्शन कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस हर ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्मा में होता है, बट उसके आगे का जो पाथवे होता है उसका चेंज हो जाता है पाथवे। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आगे का रिएक्शन हो रहा था या आगे का प्रोसेस हो रहा था जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज हो रहा था, वो कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एंड दैट इज वाई इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट mitochondria is called as powerhouse of the cell, powerhouse of the cell। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो रिजल्टेंट ATP था या अमाउंट ऑफ एनर्जी था वो कहाँ रिलीज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से ही वो हमारे सेल में आ रहा है। दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड द फर्दर रिएक्शन आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस इज बीइंग कैरिड आउट और डन इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब फिर सेकेंडली हमने देखा था एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने इथेनोलिक पाथवे और एल्कोहोलिक पाथवे की बात की थी। वो कहाँ पे हो रहा होगा, वो ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, अल्कोहलिक पाथवे, ये कहाँ हो रहा है, ईस्ट में। ईस्ट क्या है, फंजाई है। इट इज़ अ किंगडम, यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस। ईस्ट एक फंजाई है, और ये जो इथेनोलिक पाथवे है, एल्कोहलिक पाथवे है, ये ईस्ट में होता है। और जो ये जितने भी ब्रेड होते हैं, वाइन, बियर, जितने भी जो ये फर्मेंटेशन होते हैं ना, इसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ब्रेड, वाइन, बियर, ये सब कैसे प्रोड्यूस कराए जाते हैं, ये सारे प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एल्कोहलिक पाथवे से या इथेनोलिक पाथवे से। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया जाता है, उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, लैबोरेटरी में ऐसा कंडीशन फोर्स किया जाता है ईस्ट के ऊपर कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, और इसी रेस्पिरेशन की वजह से ब्रेड, वाइन, बियर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पर हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे हो रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ये साइटोप्लाज्मा में हुआ। अक्सर हमने देखा होगा जब हम नॉर्मली हम बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं, तो हमारा जो ब्रीथ रेट होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत स्लो हम करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करने लगते हैं या वर्कआउट करते हैं, वैसे वैसे हमारे ब्रीदिंग रेट जो होती है वो इंक्रीज़ होने लगती है। रेट होता है वो बहुत ही लो रहता है, बहुत ही स्लोली हम बहुत कामली ब्रीथ करते हैं। लेकिन अगर हम खड़े होकर एक्सरसाइज करने लगे या जॉगिंग करने लगे, वॉकिंग करने लगे या कुछ भी वर्कआउट करें, तो उस पर क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि हमारे बॉडी का वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जिस पार्ट में हो रहा है, उस पार्ट के जो मसल्स होते हैं वो उसमें जंक्स आने लगते हैं, क्रैम्प्स होने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस बॉडी पार्ट में लैक्टिक एसिड रिलीज़ होने लगता है। उस बॉडी पार्ट में क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड रिलीज़ हो रहा होता है। क्यों रिलीज़ हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा होता है। अभी मैंने कहा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, बट वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। हम अगर यहाँ पे सिंपली खड़े हैं और ब्रीथ कर रहे हैं तो अभी हमें कम ऑक्सीजन चाहिए रेस्पायर करने के लिए, बट अगर हम यहाँ पे जंप करने लगे तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होगा इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही इंक्रीज़ होगा
हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, बट इस एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो कहीं से पैदा नहीं होगा, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें इंक्रीज तो नहीं करना है। तो ऑक्सीजन में तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उतना ही रहेगा, बट हमारा रेट बढ़ गया है, तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी पार्ट को जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उतनी नहीं मिल पाएगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जैसे ही डेफिशिएंसी होगी उस बॉडी पार्ट में लैक्टिक एसिड रिलीज होने लगेगा। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है? मसल्स में होता है। ठीक है, आज हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात की। अगली क्लास में हम देखेंगे कि ये सारे रेस्पिरेशन के आगे क्या मैकेनिज्म होता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता कैसे है। थैंक यू।